जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने कल पिछली क्लास में साइबर संबंधी 25 क्वेश्चनों के माध्यम से जो साइबर अपराध हैं और उनसे रिलेटेड जो भी हैकिंग वगैरह की चीज़ें थी, उनको हमने पढ़ा था। मतलब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और जो मॉलवेयर वगैरह आते हैं उनके बारे में क्वेश्चन लगाए थे। तो आज की हमारी दूसरी क्लास है उसी संबंध में। मतलब 25 क्वेश्चन लगभग हमने कल पढ़ लिए थे और 25 क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। और अगर इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यकीन मानिए इसमें 50 क्वेश्चनों में से कोई ना कोई एक फंस जाएगा। ठीक है, तो हम बहुत ही कम समय में से कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो भी बचे हुए 20 से 25 सवाल होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की हमारी दूसरी इस क्लास में, साइबर अपराध की दूसरी क्लास में। तो चलिए नेक्स्ट वाला हम अपना देख लेते हैं। ये हमारे पिछली पिछली जो हमारी क्लास थी उसका सवाल है कि डीप फेक शब्द किन दो शब्द अवधारणाओं से मिलकर बना है। ये सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही है, डीप लर्निंग और फेक यानी नकली, है ना? यानी कि बहुत अच्छे से उसकी डीप लर्निंग करके फिर उसका फेक यानी नकली वर्जन बनाना डीप फेक कहलाता है। ठीक है? और नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। हमारा पहला सवाल आज की क्लास का, मेलवेयर को पहचानने, रोकने और हटाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? यानी कि जो हमारे जो एक तरह से वायरस हमारे प्रोग्राम में या हमारे से मतलब सिस्टम के प्रोग्राम में आता है, लैपटॉप या कंप्यूटर के में, उसको दूर करने के लिए हमें या उससे सुरक्षा लेने के लिए हमें वायरस की जगह एंटीवायरस यूज़ करते हैं ना, वायरस का अपोज़िट एंटीवायरस। ठीक है? आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जो हमारा रयूप है, ये आप कमेंट करके बताइए किस चीज़ का उदाहरण है ये, है ना? चलो मैं बता देता हूँ। ये रैनसमवेयर का उदाहरण है एक तरह का। ठीक है? और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मतलब इसे छोड़ के बाकी तीनों हमारे 1, 2, 3 ये तीनों हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं और ये हमारे जो रयूक है ये रैनसमवेयर का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मॉलवेयर का पता लगाने के लिए किन तकनीकों का उपयोग करता है? ये जो सिग्नेचर आधारित प्रणाली रहती है, स्कैनिंग और हेरोस्टिक स्कैनिंग। ठीक है, सिग्नेचर आधारित स्कैनिंग और हेरोस्टिक स्कैनिंग इसे बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। स्मार्टफ़ोन और टैबलेट के लिए डिज़ाइन किए गए एंटीवायरस को क्या कहा जाता है? तो ये मोबाइल एंटीवायरस यानी जो मोबाइल में यूज़ हो रहे हैं, एक तरह से टैबलेट में हमारी एंड्रॉइड डिवाइस रहती है ज़्यादातर, तो इसको हम मोबाइल एंटीवायरस कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जो प्रणाली एक निजी नेटवर्क में अनुमति और निषिद्ध वेब गतिविधि की मात्रा का प्रबंधन करती है ना? एक तरह से मैनेज करती है कि क्या चीज़ अंदर जाएगी, क्या नहीं। तो उसे हम फायरवॉल कहते हैं। एक तरह वॉल का मतलब ये होता है दीवार। तो एक तरह से एक बीच में दीवार खड़ी कर देना। ठीक है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम अपना देख लेते हैं। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो नेटवर्क और ट्रैफ़िक को फ़िल्टर करना और अनधिकृत पहुँच को रोकना, यही इसको मैनेज करना है, क्या चीज़ हमें आगे पहुँचानी है सिस्टम तक, क्या नहीं पहुँचानी है। तो इसका मुख्य कार्य यही होता है ना, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हमारा। पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को बाहरी हमलों से बचाने के लिए किस प्रकार के फायरवॉल का उपयोग किया जाता है? यानी नेटवर्क से अगर हमें बचाव करना है, तो नेटवर्क फायरवॉल का अ, उपयोग किया जाएगा। इसका आंसर याद रखिए आप, नेटवर्क से बचने के लिए नेटवर्क फायरवॉल, है ना? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हमारा। सर्वर या एकल कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए कौन-सा फायरवॉल स्थापित किया जाता है? यानी एकल सुरक्षा, जैसा कि और सर्वर सर्वर यानी कि जो होस्ट रहता है ना, जो मेन हमारा होस्ट का सिस्टम रहता है, होस्ट कंप्यूटर रहता है, जिससे बाकी सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, तो उसके लिए होस्ट आधारित फायरवॉल हो जाएगा। ठीक है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। फायरवॉल किस रूप में हो सकता है? तो ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या दोनों, किसी भी रूप में हम अपने सिस्टम में से डाल सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। व्यक्तिगत या संगठनात्मक डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए नेटवर्क की कमजोरियों का फायदा उठाना क्या कहलाता है? यानी कि हमारे अगर किसी हमारे सिस्टम में कोई बग है या कोई कमी है, बग यानी कि कमी को ही कहते हैं, तो उसको अगर उसका फायदा उठाते हुए कोई व्यक्ति हमारे सिस्टम तक पहुंच बना लेता है, तो उसको हैकिंग कहते हैं ना? ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। डेटा चुराने या सेवाओं को बाधित करने के उद्देश्य से की जाने वाली दुर्भावनापूर्ण हैकिंग को क्या कहते हैं? तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ब्लैक हैट यानी जो काली टोपी लगा के हैकिंग करते हैं, जैसा हमें मूवियों में, या फिर अगर हमारे मन में हम इंटरनेट पे भी मतलब अगर हैकिंग वर्ड डालेंगे तो ब्लैक कैप लगाए हुए या एक तरह से हुडी पहने हुए व्यक्ति बैठा दिखाई देता है ना सिस्टम के सामने, तो उसे ब्लैक हैट के हैकिंग कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हमारे 12वें नंबर का। ब्लैक हैट हैकिंग हैकर्स अक्सर सिस्टम को लॉक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वही उन्हें फिरौती मांगनी है, आपका अगर सिस्टम उन्होंने हैक कर दिया है तो उसे क्या कहेंगे? रैनसमवेयर। ठीक है? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए की जाने वाली नैतिक यानी एथिकल हैकिंग, इसको व्हाइट हैट हैकिंग कहते हैं, है ना? ब्लैक हैट का जस्ट अपोजिट हो गया व्हाइट हैट, यानी कि सफेद टोपी वाले।
हैकर्स। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, हैकिंग का वह प्रकार जो नैतिक और दुर्भाग्यपूर्ण हैकिंग के बीच का क्षेत्र है। यानी कि वो नैतिक भी नहीं है और दुर्भावनापूर्ण भी नहीं है ना, सॉरी, दुर्भावनापूर्ण भी नहीं है, यानी इनके बीच का कोई भाग है। यानी कि जैसे मान के चलिए एक दोस्त है, अपने दोस्त के साथ मजाक करने के लिए या हंसी मजाक के चलते उसके साथ हैकिंग करता है, तो उसे ग्रे हेड हैकिंग करते हैं। यानी कि वो प्रॉपर दुर्भावनापूर्ण भी नहीं है और एथिकल भी नहीं है, बस हंसी मजाक के लिए जिसने सीख लिया है एक दूसरे दोस्तों के साथ, जो हम ट्राई करते हैं अपने जानकारों के साथ, उसे ग्रे हेड हैकिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मतलब एक तरह से अपने दोस्त या रिश्तेदारों को परेशान करने के लिए, जस्ट हमें उनसे कोई फिरौती नहीं चाहिए, कोई दुर्भावना नहीं है कि हमें उनसे पैसे मांगने या उनको कोई नुकसान पहुंचाना है, बस उन्हें थोड़ा सा परेशान करने के लिए ग्रे हेड हैकिंग कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हमारा आईटी नियम चालू हो जाएगा, है ना, ये अधिनियम ना होके नियम है। ठीक है, इसका ध्यान रखिए आप। जो हमारा अधिनियम है, आईटी अधिनियम, ये आईटी एक्ट भी बोलते थे इसे, आईटी एक्ट 2021 में आया था। ठीक है, ये जो सॉरी 2000 में आया था वो, है ना, और जो 2021 में आया है ये नियम आया है, यानी रूल आया है। ठीक है, इसकी जो लागू किया गया है, मतलब इसको लागू डेट इसकी 25 फरवरी 2021 थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हमारा, आईटी सब जगह आप नियम करते हैं ना, ठीक है, अधि नहीं है यहाँ पे ना, अधिनियम ना होके नियम है। आईटी नियम 2021 का पूरा नाम क्या है, तो सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया एवं संचार नियम, है ना, डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम। ठीक है, तो ये मतलब पहले से आईटी एक्ट चल ही रहा था 2001 में, जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में 2008 में संशोधन किए गए थे, और उसी में जब हमारा डिजिटल प्रोग्राम बढ़ने लगा, मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जब डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ने लगे, तो उनको एक तरह से मैनेज करने के लिए एक आईटी नियम 2021 में गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम, आईटी एक्ट, सॉरी आईटी नियम ही है सब जगह, है ना, आप कंफर्म करते जाइए, प्रिंटिंग में थोड़ी दिक्कत आ गई है। आईटी नियम 2021 का नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिकी एंड सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें जो हमारा इसका मंत्रालय होगा आईटी का, उसी में आईटी नियम का नोडल मंत्रालय बनाया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, आईटी नियम 2021 किन पर लागू होता है, तो ये डिजिटल मीडिया और जो समाचार प्रकाशक हैं, आज तक आप देख पा रहे होंगे, पहले जो मतलब चलता था जैसे न्यूज़ चैनल थे जो ऑथराइज्ड होके गवर्नमेंट से फिर न्यूज़ चलाते थे, बट आजकल क्या हो गया, यूट्यूब पे कोई भी मतलब अ, यूट्यूबर बन के और अपनी सूचना वगैरह देना स्टार्ट कर देता है, या फिर डिजिटल मीडिया में जो हमारा इंस्टाग्राम हुआ, और उसमें मतलब हमारी जो एक तरह से सूचना देने के लिए उसमें मतलब सरकार से बिना परमिशन लिए हम सिर्फ आईटी सॉरी इंस्टाग्राम रील्स में या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स पे या यूट्यूब वीडियो में जाके सूचना देने लगते हैं, तो इसे उनको मतलब एक तरह से उनको मैनेज करने के लिए, उनको नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा ये नियम लाया गया है ना। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आईटी अधिनियम, आईटी नियम 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करना, है ना, तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हमारा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 में संशोधन किए कब किया है ना, तो ये हमारा जब 2021 में ये नियम आया, उसके बाद इसमें अक्टूबर 2022 में संशोधन भी किया जा चुका है एक बार। ठीक है, इसमें एक कमेटी के बारे में मतलब संशोधन किया गया था कमेटी जोड़ने के लिए, तो 20वें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हमारा, नए संशोधन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जीएसी का पूर्ण रूप क्या किया गया है ना, जो कमेटी बनाई गई थी, ग्रीवांस अपीली समिति, यानी कि जो हम इसमें शिकायत करके जो अपीली समिति है वो बनाई गई, मतलब शिकायत के लिए एक शिकायत अपीली समिति, ग्रीवांस अपीली समिति कमेटी बनाई गई थी ना, जीएसी का फुल फॉर्म। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, शिकायत अपीली समिति यानी जीएसी में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक सरकारी अधिकारी और 2 स्वतंत्र सदस्य, है ना, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, जीएससी को इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का समाधान कितने दिनों के भीतर करना रहता है, तो इसके लिए 1 महीना यानी कि 30 दिन डिसाइड किए गए हैं। 30 दिनों के भीतर जो कमेटी बनाई जाती है उसको उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का समाधान करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास भी हमारी आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, और अगर आपकी इसकी पीडीएफ या पीपीटी चाहते हो तो आप कमेंट करके बताइए, तो इसके लिए मैं आपको फिर टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करते हो तो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है उससे। और नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है इसके लिए आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।